आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक। कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट से ये पता किया जाता है और ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। 2 पॉइंट चार्जेस, अब मतलब उसका क्या भी बताते हैं आपको। बड़े चार्जेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कूलम लॉ को डायरेक्टली अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। कूलम लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब देखो, आपको पता है कि सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसी को हम बोल सकते हैं कूलम फोर्स। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम आपको दे देते हैं, उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स आपको समझाते हैं। तो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the Coulomb force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 charges। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ज़रा वो समझो। देखो, सपोज दैट ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज ये है Q2। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? मतलब ऐसा चार्ज जिसका अपना साइज़, इसका अपना साइज़, इन दोनों का साइज़ इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा हो, इसको तब हम इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो अब अगर ये सेम चार्जेस हैं तो इनमें रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो सपोज दैट ये Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है F। तो उसकी रिएक्शन Q1 Q2 को रिपेल करेगा। तो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया बराबर मैग्नीट्यूड का। चार्ज इनमें से कोई भी छोटा हो या कोई भी कितना भी बड़ा हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो फोर्सेस लगते हैं ये इन्हीं चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्सेस लगेंगे। ओके, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R। अब देखो कूलम लॉ क्या बोलता है। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। वो कैसे पता करोगे? वेरी सिंपल, आप 2 चार्जेस लो, फोर्स मेजर कर लो उनके बीच का। अब Q2 को सेम रखते हुए Q1 को आप डबल कर दो, तो आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखो फोर्स डबल हुआ कि नहीं, हो जाएगा डबल। इसी तरीके से Q1 को फिक्स रखते हुए Q2 को 4 गुना कर दो, तो आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे कि फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमको बोलना पड़ता है कि जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ओके, ये सेम मैनर में आप इसको समझ सकते हो। कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप 2 पॉइंट चार्जेस को रखो, कुछ फोर्स लग रहा है वो मेजर कर लो, फिर डिस्टेंस को डबल कर दो आप, फिर फोर्स को मेजर करके देखो। अगर फोर्स 4 गुना हो जाए, डिस्टेंस को जब आप डबल करोगे 2 टाइम्स, तो फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 1/4, है ना। तो डिस्टेंस को जब आपने डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो गया। 4 गुना गलत बोल दिए थे हम, फोर्स 1/4 हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये जो 2 रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटली हमको पता चलते हैं। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो देखो क्या होगा, हमको ये मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। अब हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इक्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा।
तो ये लो कांस्टेंट लगा दिया। तो ये कांस्टेंट हमने लगाया है k। अब k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमको मिलती है 8.98755 इंटू 10 टू द पावर 9। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ है और ये जो k है एक्सपेरिमेंटली हमें इसकी वैल्यू इतनी मिलती है। और ये तब है जबकि हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है। ये जो फिगर आपने बनाया है इसमें लिख लेना यहाँ पर इन वैक्यूम। सो दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अच्छा, व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ दिस k का यूनिट क्या बनेगा? देखो वेरी सिंपल, k का यूनिट ये फोर्स है न्यूटन, कूलम मीटर स्क्वायर, राइट। तो k का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो k का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये होती है k की वैल्यू। ये लगेगा फोर्स। अब इसमें क्या है, देखो ये जो k है, k को एक और तरीके से लिखा जाता है। k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये जो कूलम लॉ पढ़ रहे हैं ना, इसका कुछ कनेक्शन है गॉस लॉ से। इसका कुछ कनेक्शन है गॉस लॉ से। तो अब उसमें सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन भी आता है, तो उस कनेक्शन की वजह से ऐसा लिखना पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि अगर आप k को ऐसे लिख दो तो कुछ और भी फार्मूले हैं जिनका बहुत ज़्यादा बार बार इस्तेमाल होता है, तो वो फार्मूले सिंप्लीफाई हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा हम लिख रहे हैं। तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये ध्यान रखना कि ये k की जो वैल्यू हमने लिख रखी है ये वैक्यूम के केस में है। इसका मतलब अगर ये वैक्यूम के केस में है, वैक्यूम के लिए है, तो ये जो हमने एक नया कांस्टेंट लगाया ये वैक्यूम के लिए कोई कांस्टेंट होगा। ओके अच्छा, इस हिसाब से हम एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हमें k की वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, तो k का वैल्यू यहाँ पर आप यूज़ करो, इसको कैलकुलेट करके देख लो। तो ये कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और देखो k है ना, ये रेसिप्रोकल टाइप का बन रहा है 1/k। तो k की जो यूनिट है, k का अगर ये यूनिट है और k यहाँ पर नीचे में है, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बनेगा? ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट हमने आपको क्या बताया? ये वैक्यूम से रिलेटेड है। तो ये वैक्यूम के लिए असल में एक स्पेशल कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है परमिटिविटी। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना, वैक्यूम की फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एक्चुअली दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक और भी परमिटिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, बताएंगे अभी हम आपको। तो पूरा नाम अगर हम बोलें सो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या सिंपली यू कैन कॉल इट परमिटिविटी, वो भी चल जाएगा। ओके सो इस कांस्टेंट को हम ये बोलते हैं और ये एक स्पेशल कांस्टेंट है जो वैक्यूम के लिए होता है। कोई और अगर मीडियम होगा तो उसके लिए फिर ये कांस्टेंट कुछ और बन जाएगा। अब अगर हमने k को ऐसे लिख दिया, इसका मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लिखे थे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k की जगह पर हमने ये लिख दिया। सो दिस इज कूलम्स लॉ। ये हमको बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है?
ये वैल्यू कितनी है के का मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अच्छा, इसमें अभी आगे कुछ और आपको बताना है, उससे पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख लो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इन दोनों को हमने एक दूसरे से, ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो इन दोनों को हमने एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स कितना बन जाएगा के, ये वैक्यूम में रखे हैं दोनों, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। आर की वैल्यू है 1। सो दिस इज द आंसर, इतना फोर्स लगेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो नेगेटिव है, -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन का पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पर हमने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस से तो हमें कोई मतलब है नहीं। ये जो फॉर्मूला लिखा है ध्यान से देख लो आप, ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे फोर्स का, तो चार्जेस का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अभी हम आपको बताने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में, उसमें फिर मैग्नीट्यूड नहीं लिया जाता, उसमें साइन के साथ लिया जाता है। अभी आ रहे हैं उस पर हम। उससे पहले एक चीज़ ये देख लो, तो कभी भी अगर आपको चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, तो एक चीज़ ये देख लो, अभी हमने इन चार्जेस को कहाँ पर रखा है, वैक्यूम में। अगर हम इन चार्जेस को किसी ऐसे मीडियम में रख दें विच इज़ ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, पॉइंट चार्जेस को नॉन कंडक्टिंग मीडियम में रख दिया। ये जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है ना, इसी को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो पॉइंट चार्जेस को अब हम रखने वाले हैं एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्यों रखेंगे, किसी कंडक्टिंग मीडियम में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कंडक्टिंग मीडियम में आप रख दोगे तो चार्जेस, तो कंडक्टिंग मीडियम में तो चार्जेस चलने लगेंगे, तो अपनी जगह पर रुकेंगे ही नहीं, है ना। दूसरी बात, कुछ इंडक्शन की भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंड्यूस चार्जेस की। इस वजह से हम एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में इन चार्जेस को रखेंगे। So, if the charges are placed in a non-conducting medium, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। तो देखो ये पूरा एक मीडियम है, इनफाइनाइट, नॉन कंडक्टिंग है, और इस मीडियम में हमने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज ये रखा Q1 जैसे अभी रखे थे, और दूसरा पॉइंट चार्ज हमने ये रख दिया Q2, राइट। अब इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब देखो क्या होता है कि कंडक्टिंग मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कुछ पोलराइजेशन हो जाता है। अभी हम उसकी डिटेल्स बताएंगे तो आपका दिमाग बेकार में चकरा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सिर्फ इतना समझो, मीडियम की वजह से कुछ ऐसा असर पड़ता है कि अब इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ कम हो जाएगा। जितना पहले लग रहा था ना, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अब जो फोर्स लगेगा वो उस वैल्यू से कुछ कम मिलेगा। वही चार्जेस हैं, सेम चार्जेस जो अभी आपने रखे थे वैक्यूम में, वही चार्जेस हैं और उतनी ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अब की दफ़ा फोर्स उतना नहीं लगेगा, उससे कुछ कम बनेगा। अच्छा, कम बनेगा तो कितना कम बनेगा, रीज़न क्या बाद में बताएंगे, डोंट वरी, रीज़न अब आगे समझा देंगे आपको हम। हाँ, तो कम बनेगा तो कितना कम बनेगा, आधा हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा या 1/10 हो जाएगा या 50 गुना कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है
वो डिपेंड करता है कि ये मीडियम कौन सा है। अलग अलग मीडियम का केस अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम अपना अलग अलग असर डालते हैं। कोई मीडियम इसको फोर्स को आधा बना देगा, वैक्यूम में जितना लग रहा है उसका आधा आधा लगेगा। कोई मीडियम ऐसा होगा जो उसको 1/4 बना देगा, 1/10 बना देगा कोई, है ना। अलग अलग मीडियम का अलग अलग असर। तो देखो अब क्या होगा, अब इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, पहले कितना लग रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना लग रहा था पहले वैक्यूम में। अब फोर्स को कुछ कम लगना है, तो इसको कम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक ऐसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली आप ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तभी कम होगा ना, 1 से छोटी नंबर से डिवाइड कर दिया तो कम नहीं होगा। जैसे एक फोर्स है 10 न्यूटन, आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कम हो गया, 5 रह गया। आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो ये कम हो गया, 2 रह गया। आप इसको 0.1 से डिवाइड कर दोगे तब तो ये 100 हो जाएगा, कम थोड़ी ना होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर के को लगाने का, के कोई कांस्टेंट, अभी हम आते हैं उस पर, कैपिटल के। हमारा कैपिटल के को यहाँ डिनोमिनेटर में लगाने का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जो फोर्स लग रहा था उसको हम कम करना चाहते थे, है ना, कुछ कम हो गया। तो कम करने के लिए हमने इस वैल्यू को एक नंबर से डिवाइड कर दिया और इस नंबर को हम लिख रहे हैं कैपिटल के। अभी कैपिटल के कितना होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर मीडियम फोर्स को आधा बना दे तो कैपिटल के 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है ना तो फोर्स जो पहले लग रहा था वैक्यूम में उसका आधा फोर्स लगेगा। अगर फोर्स मीडियम जो है वो फोर्स को 1/10 कर दे, 10 टाइम्स कम कर दे वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो फिर के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कैपिटल के हमने यहाँ पर लगाया इस फोर्स को कम करने के लिए, और कैपिटल के कितना होगा दैट डिपेंड्स अपॉन मीडियम कौन सा है। अलग अलग मीडियम के लिए ये कैपिटल के अलग अलग होता है। तो अब जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। तो इन चार्जेस के बीच में इतना कूलम फोर्स लगेगा जब हमने इनको एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में रखा है। फोर्स कुछ कम हो गया। ओके, अब देखो ये जो फोर्स लिखा हुआ है इसी को अब हम ऐसे लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फोर्स को हमने ऐसे लिख दिया। अब सोचो जब हमने इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब हम किसको क्या लिख रहे हैं, देख लो आप, 4 पाई की जगह 4 पाई है, ये जो पूरा चीज़ है ना इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन हमने लिखा है, ये एप्सिलॉन हमने किसको लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के को लिखा है। ये कैपिटल के है, स्मॉल के वो था 9 × 10⁹। सो एप्सिलॉन ये चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। अब एक बात और सुनो, देखो जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा था तब इन चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रहा था, और जब हमने इनको ला करके एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, एक डाइलेक्ट्रिक में रख दिया तब फोर्स ये लग रहा है। अब ज़रा सोचो, इसको देखो और इसको देखो। वैक्यूम के केस में ये फोर्स लगता है, मीडियम में रखे होने पर चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। देखो जब वैक्यूम है तो वैक्यूम का कांस्टेंट, और जब मीडियम है तो मीडियम का कांस्टेंट। वैक्यूम के केस में वैक्यूम का जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर है, अब आपने मीडियम में रख दिया तो मीडियम जो वैक्यूम का कांस्टेंट था ना एप्सिलॉन नॉट, उसके करस्पॉन्डिंग मीडियम का अपना जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन। इसका मतलब एप्सिलॉन क्या चीज़ है, अभी आपको बताए तो ये क्या चीज़ है, तो फिर एप्सिलॉन क्या चीज़ है। तो फिर ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम।
आप इसको सिंपली परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है एब्सोल्यूट को। लेकिन परमिटिविटी जो वर्ड है इसको सुन करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परमिटिविटी दो चीज़ों के लिए साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है। वो आप वैल्यू देख करके समझ सकते हो कि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। एक मिनट, अभी हम आते हैं उस पर। तो देखो, मीडियम में जब हमने इन चार्जेस को रखा तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी को, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको क्या मिलता है, ये मिलता है मीडियम की अपनी परमिटिविटी। अब इसी से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। अब एक चीज़ आप समझो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आपने सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी। किसी मटेरियल की अपनी डेंसिटी क्या होती है, उसका कोई भी उसका सब्सटेंस लो, एक सैंपल लो, उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये उसकी अपनी डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अच्छा, एक डेंसिटी और भी होती है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तब जो मिलता है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, और ये डायमेंशनलेस, यूनिटलेस होता है। यहां पर जब हमने किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करी तो किसके रेस्पेक्ट में करी, पानी के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करी जाती है। इसी तरीके से मीडियम की परमिटिविटी को आप वैक्यूम की परमिटिविटी से, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को आप वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये रिलेटिव जो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव डेंसिटी जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पानी के रेस्पेक्ट में, उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव परमिटिविटी हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली द रिलेटिव परमिटिविटी इज द सेम एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो कैपिटल के की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, तो आप लिख देते हैं, ये जो कैपिटल के है ना, बताए थे आपको अलग अलग मीडियम के लिए ये अलग अलग होता है। तो कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दे आर द सेम थिंग एंड दे आर बोथ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो वो फोर्स को 1/10 कर देगा, जितना वैक्यूम में लग रहा था वो उस मीडियम में ले जाकर रखोगे तो 1/10 फोर्स लगेगा। अब ज़रा एक बात ये समझो कि क्वेश्चंस जब आपको दिए जाएंगे तो उसमें एक गड़बड़ आप कर सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिर्फ बोल दिया जाता है परमिटिविटी। कहीं पर कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अब उसमें क्या होगा ना, परमिटिविटी, बस इतना बोला जाएगा। अब इसको आप क्या समझोगे, रिलेटिव परमिटिविटी समझोगे या एब्सोल्यूट परमिटिविटी समझोगे। जैसे कोई सब्सटेंस है, उसकी हम बोलते हैं डेंसिटी, अब इसको आप क्या समझोगे, उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी या उसकी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो परमिटिविटी जब बोला जाएगा तो वो उससे हमारा मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। तो इट्स वेरी सिंपल। देखो, परमिटिविटी जो होती है, जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट देखा था, ये इस ऑर्डर की होती है। ये देखो ऑर्डर देखो इसका। तो किसी भी सब्सटेंस की जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी दी जाएगी ना,
तो इस ऑर्डर की वैल्यूज दी जाएंगी। मे बी 10 की पावर -11 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 10 की पावर -10 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर की वैल्यूज होती हैं। और जब रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, जैसे आपको बताए 2 आधा हो जाएगा फोर्स, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो K यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 100, 150, इस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यू जो होगी उसको देख करके आप अपने आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है ये कौन सी परमिटिविटी आपको बता रहा है। और ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसको उसी हिसाब से यूज़ करोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी सब्सटेंस की परमिटिविटी है 50, अब बताओ, सिंपल थोड़ी ना लिखा जाएगा, बस बोल दिया जाएगा परमिटिविटी 50 है। अब बताओ ये कौन सी परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट? वेरी सिंपल, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी सब्सटेंस की परमिटिविटी है 7 × 10 की पावर -11। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लो, इसमें क्या होगा ना, आपको यूनिट भी बताई जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसे एप्सिलॉन नॉट में भी बताए थे ना, जो एप्सिलॉन नॉट सेम क्वांटिटी एप्सिलॉन फॉर द मीडियम। तो एप्सिलॉन का तो अपना यूनिट होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट भी होता है, तो यूनिट भी साथ में रहेगा, उसको देख करके आप और आसानी से समझ सकते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना, वो सिर्फ एक नंबर होगी, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यूनिट देख करके भी समझ सकते हो आप, यूनिटलेस है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी में यूनिट भी लिखी रहेगी। ओके, तो कूलम लॉ ये होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक में रखा है, तब फोर्स इतना लगेगा। कैपिटल K की वैल्यू आपको बता दी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखना है, वैसे क्वेश्चन पेपर में दे दी जाती है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप याद रखो तो बेहतर है। 8.85 10 to the power -12 न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K की वैल्यू आपको बता दी जाएगी, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, डिस्टेंस आपको बता दी जाएगी, तो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसलिए इस फॉर्मूले में चार्जेस के आप मैग्नीट्यूड लोगे। ठीक है, अगर वैक्यूम में चार्जेस रखे हैं तो ऐसे लिख देना, और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹। किसी डाइलेक्ट्रिक में रखे हैं तो ये तो जितना है वो उतना ही रहेगा, 9 × 10⁹, बाकी इसकी K की वैल्यू यहाँ पर और आ जाएगी। मैग्नीट्यूड आप लोगे जब फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर यही फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तब आप क्या करोगे? अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो फिर उसमें डायरेक्शन भी तो होगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसी कूलम लॉ को अब लिखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में। अब हम फोर्स लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है ये Q2। अब या तो ये वैक्यूम में रखे हैं या किसी मीडियम में रखे हैं। ये ध्यान रखना, जब हम फोर्स को ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर K का मतलब ध्यान रखना। K का मतलब क्या है? देखो, अगर वैक्यूम है तो K का मतलब है 1/4πε0, मतलब कि 9 × 10⁹ और अगर कोई मीडियम है डाइलेक्ट्रिक तो फिर K की वैल्यू है 1/4πε0 कैपिटल K, मतलब कि 9 × 10⁹ अपॉन कैपिटल K, ये है स्मॉल k का मतलब। ठीक है ना, तो उसको हम K ही लिखेंगे हर एक केस में। ओके, अब देखो इसमें क्या है, जैसे आपको फोर्स फाइंड करना हो, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन Q1, Q2 पर नहीं, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आप एक वेक्टर का इस्तेमाल करोगे और ये वेक्टर है वेक्टर R, जिसका टेल है Q2 पर और जिसका हेड है Q1 पर। ये तब आप वेक्टर R लोगे जब आपको कौन सा फोर्स लिखना है, ये फोर्स लिखना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन
Q1, तब आपने जो वेक्टर R लिया वो Q2 से Q1 की तरफ लिया। अगर आपको फोर्स लिखना है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना है, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन Q2, तब फिर आप वेक्टर R लोगे Q1 से Q2 की तरफ, उसका हेड होगा Q2 पर, उसकी टेल होगी Q1 पर। ठीक है। सो अभी हम लिख रहे हैं ये फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन Q1, तो हमने वेक्टर R ये ले लिया। अच्छा, ये जो वेक्टर R है इसका मैग्नीट्यूड ये वही बनेगा जो पहले हमने यूज़ किया था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये जो वेक्टर फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, इसको अब हम ऐसे लिख रहे हैं K इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। अब अगर आपको वेक्टर पता है तो आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज हम थोड़ा सा समझा देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे कैसे लिख दिया, क्या सोच के लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी आपको बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो ये जो हमने फोर्स लिख रखा है ना, ये फोर्स हमें ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी बता रहा है। कैसे बता रहा है, ज़रा मैग्नीट्यूड चेक कर लो। ये मैग्नीट्यूड तो आपको वही देगा, ये देखो, इसका हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R और एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो मैग्नीट्यूड तो ये वही है जो अभी लिखे थे, है ना। तो मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे बता रहा है। इट्स वेरी सिंपल। देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो Q1 और Q2 ये साइन के साथ यहाँ पर यूज़ करना। Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। अगर कोई पार्टिकल पर माइनस चार्ज है -2 कूलम, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, -2 कूलम। किसी पार्टिकल पर चार्ज है +3 कूलम, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, +3। ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में जब ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो इन चार्जेस को साइन के साथ लिखा जाता है। ओके, हाँ, तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्शन कैसे बता रहा है। इट्स वेरी सिंपल। देखो डायरेक्शन तो ऑलरेडी आप जानते हो, आप जो डायरेक्शन जानते हो ना वही डायरेक्शन ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला भी बोलेगा। कैसे बोलेगा, देखो अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो बताओ इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, रिपल्शन होगा ना, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन फिर किधर होगी, R की डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन में, है ना। ओके, वही बात ये भी बोल रहा है। देखो कैसे बोल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें किसी पॉजिटिव स्केलर से, तो फिर जो नया वेक्टर मिलता है वो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। ये तो आपको पता होगा, वेक्टर का बेसिक है। और अगर किसी वेक्टर को हमने किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया वेक्टर मिलता है वो ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट होता है। ओके, तो देखो वेक्टर R जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस स्केलर से। अब अगर ये पूरा स्केलर पॉजिटिव हो तो फिर फोर्स की डायरेक्शन R के अलोंग, R की डायरेक्शन में, और अगर ये स्केलर नेगेटिव हो तो फोर्स की डायरेक्शन किधर बनेगी, R के अपोजिट। वेरी सिंपल। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस हो गया, ये तो वैसे भी प्लस है और ये मैग्नीट्यूड है, ये भी प्लस है। सो प्लस 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 प्लस, तो ये पूरा स्केलर बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, R की डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्केलर है पॉजिटिव। और ये वही बात है जो हम जानते हैं, R की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिपल्शन हो रहा है जब दोनों प्लस है। ठीक है। अच्छा, और देखो अगर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, अब बताओ क्या होगा, अभी भी रिपल्शन होगा, तो फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, R के अलोंग लगेगा। अच्छा, R के अलोंग लग रहा है,
ये फार्मूला क्या बोल रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, ये भी वही बात बोल रहा है। देखो कैसे, Q1 नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, साइन के साथ रखोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, तो F की डायरेक्शन R के अलोंग, वही बात बोली ना इस फार्मूले ने भी। अच्छा, और देखो देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है, मान लो ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेस है, उल्टा आप कर सकते हो, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव। अब बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, R की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? ऑब्वियसली R के अपोजिट अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्जेस है ना, Q2 Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब फोर्स इधर लगेगा, व्हाट यू मीन बाय इधर लगेगा, मतलब कि R के अपोजिट लगेगा, तो वही बात तो ये फॉर्मूला भी बोल रहा है। देखो ध्यान से, R के अपोजिट लगेगा ये फोर्स, कैसे? देखो इसमें Q1 क्या है, नेगेटिव, और Q2 क्या है, पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो F किधर हो जाएगा, R के अपोजिट। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये फोर्स हमको किस तरीके से ये फार्मूला हमको फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ ऐसे लिखा जाता है। अब इसी को हमने ऐसे क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया, के Q1 Q2 बाई R क्यूब जो था ना, उसका एक R आप इसके साथ लगा दो, के Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R, तो वेक्टर R अपॉन R। अब बताओ वेक्टर R अपॉन R क्या होगा, ये किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो यूनिट वेक्टर मिलता है उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये असल में एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन में। तो ये जो R कैप लिखा है ना, ये यूनिट वेक्टर है R की डायरेक्शन में, R इधर है, तो इसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा ना, दैट इज R कैप। तो उस R कैप के टर्म्स में ये फॉर्मूला हमने ऐसे लिख दिया है। ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। और वो के ध्यान रखना, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम है या कोई मीडियम है या फिर ये वैक्यूम में चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, अब देखो, अभी तक आपने ये देखा कि एक चार्ज पर दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास बहुत से पॉइंट चार्जेस रखे हैं, तो वो सारे चार्जेस मिल करके इस पॉइंट चार्ज पर, अकेले पॉइंट चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लगाएंगे, ये आप कैसे फाइंड करोगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। हमने शुरू में बोला था कि कूलम्स लॉ इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बड़े चार्जेस के लिए आप के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो इसलिए नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये एक बड़ी सी बॉडी है, अब इस पर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज कुछ होगा, मे बी Q1, और ये दूसरी कोई बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, अब इस पर कुछ चार्ज है, तो इस पर चार्ज है Q2, तो Q1 भी आपको पता है और Q2 भी आपको पता है, तो फोर्स हम लिख सकते हैं। तो फोर्स कितना लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज दिस R क्या है बताओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कौन सा डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, या फिर इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर इनके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। अब मास से तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की तो बात ही करना बेकार है। सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस नहीं ले सकते हो आप, ये नहीं ले सकते हो। अच्छा, तो सेंटर ऑफ चार्ज कर देते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज वो तो कर सकते हैं ना, चार्ज जहाँ पर कंसंट्रेट किया जा सके, चार्ज जहाँ पर कंसंट्रेट किया जा सके, चार्ज को कंसंट्रेट कर दो, सेंटर पे कर दो, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कर दो। सेंटर ऑफ चार्ज ऐसी कोई कॉन्सेप्ट होगी जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ पे कंसंट्रेट कर दो। अब कंसंट्रेट करके डिस्टेंस ले लो उनके बीच का और वो आप यूज़ कर लो। ये भी नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुन लो एक बात। जब कभी भी आपको
कोई एक बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी है, या फिर एक बड़ी बॉडी और एक पार्टिकल है, उन पर चार्जेस हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स, द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। बड़ी बॉडी के चार्ज को, मतलब फैले हुए चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को कंसंट्रेट करके किसी और चार्ज पर फोर्स फाइंड नहीं किया जाता है। आप चार्ज को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, ये अपने दिमाग में बस बैठा लो अच्छे से, बहुत अच्छे से बसा लो। किसी भी बड़ी बॉडी के चार्ज को आप सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इस सेंटर पे, उस सेंटर पे, दिस एंड दैट, कहीं पर भी आप कंसंट्रेट नहीं करोगे टू फाइंड द फोर्स। कूलम फोर्स फाइंड करने के लिए चार्जेस को कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट इन सम स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस क्या हैं वो हम बताएंगे आपको आगे चल के, डोंट वरी। जहां हम बताएंगे ना, सिर्फ वहां पर आप कंसंट्रेशन कर सकते हो चार्जेस का, बाकी कहीं पर भी कंसंट्रेशन आप नहीं करोगे। मान के चलो कंसंट्रेशन किया ही नहीं जाता है, कहीं नहीं किया जाता है, एक स्पेशल केस है वहां पर किया जाता है, वो आपको बता देंगे हम। ओके, तो बड़ी बॉडीज़ के लिए आप क्यों नहीं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपको रीज़न समझ में आएगा। आर की प्रॉब्लम फंस जाती है, इसलिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको देख लेते हैं। एक चार्ज पर लगने वाला टोटल कूलम फोर्स ड्यू टू सेवरल अदर पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज है, मे बी Q, इसके पास एक Q1 रखा है, दूसरा एक चार्ज इसके आसपास Q2 रखा है, एक चार्ज Q3 रखा है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से और भी चार्जेस हैं। अब Q1 का यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा जो हमें पता रहेगा, मे बी R1। तो Q1 ने कुछ फोर्स लगाया, मान लो कि ये F1 लगाया। इसी तरीके से Q2 ने भी कुछ फोर्स लगाया, ये फोर्स F2 लगाया। Q3 ने कुछ फोर्स लगाया, ये फोर्स F3 लगाया, एंड सो ऑन। ऐसे एक चार्ज के आसपास, एक चार्ज है उसके आसपास जितने चार्जेस होंगे, हर एक चार्ज अपना अपना फोर्स लगाएगा। किसी भी चार्ज को इस बात से मतलब नहीं है कि कोई और चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। किसी पर्टिकुलर चार्ज को इस चार्ज पर जितना फोर्स लगाना है वो लगाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से, कूलम लॉ के हिसाब से उसको जितना लगाना वो लगाएगा। इस चार्ज Q1 को Q2 Q3 Q4 Q5 इन सब की प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना लगा रहे हैं। तो देखो, इस चार्ज Q पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इन सबको आप ऐड कर दो, आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो एडिशन आप करेंगे, ये आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेरी सिंपल है ना। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस प्लस प्लस, ये सब वेक्टर सम है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, किसी एक चार्ज पर ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस, अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस चार्ज पर सारे फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो आप फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, डायरेक्शन फाइंड करोगे, डायरेक्शन चेक करोगे, प्रॉपर डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। फिर डायरेक्शन के हिसाब से सारे फोर्सेस को आपको ऐड कर देना है, वेक्टर एडिशन, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल फोर्स मिल जाएगा। वेरी सिंपल। इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि बड़ी बॉडीज के बीच में आप फोर्स कैसे फाइंड करोगे। एक एग्जाम्पल देखो, देखो एक लाइन है, इस लाइन पर हमने 3 चार्जेस रख दिए। पहले सिंपल से चालू करते हैं, हम धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे।
अब एक चार्ज तो बिल्कुल बीच में है, मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, तीनों एक ही लाइन पर रखे हैं, सेम चार्जेस, ठीक है। तो बीच वाले चार्ज पर आपको बताना है व्हाट इज़ द नेट फोर्स। देखो ये जो चार्ज है इसके आसपास ये दो चार्जेस हैं, इस चार्ज पर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, राइट में। सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है ना, ये ध्यान रखना, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्सेस लगते हैं, आइदर रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव। सो इस चार्ज ने इस चार्ज को राइट में रिपेल कर दिया, बोलो कितना फोर्स लगाया, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, डिस्टेंस d है, तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इस चार्ज पर ये दो फोर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस, ओनली दिस टू फोर्सेस, और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या होगा, कैंसिलेशन। इसका मतलब इस बीच के चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। वेरी सिंपल है ना, ओके। अब ज़रा ये बताओ इस राइट के चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो देखो क्या लगेगा, ये Q इस Q से D डिस्टेंस पर है, ये Q पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को राइट में क्या करेगा, रिपेल करेगा। बताओ कितना फोर्स लगाएगा, के Q अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये जो चार्ज है वो इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, 2D, तो ये चार्ज इस चार्ज को राइट में रिपेल करेगा, F डैश ले लो आप, कितना फोर्स लगाएगा, के Q अपॉन 2D का स्क्वायर। तो इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से राइट में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, और दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए इनको आप डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकते हो। तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो कि ऑब्वियसली लाइन के अलॉन्ग राइट में होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना चाहें तो जैसे वो दो फोर्सेस थे ऐसे इस पर भी दो फोर्सेस लगेंगे, तो टोटल फोर्स लेफ्ट में लगेगा, इस चार्ज पर नेट फोर्स इतना ही आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो आप एक बात ये समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इन तीनों चार्जेस को रिलीज कर दें तो बताओ कौन किधर जाएगा, ऑब्वियसली ये लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अब एक काम ये करते हैं, आप ज़रा थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखो चेंज कर देते हैं। ये है प्लस Q और ये है माइनस Q और ये है प्लस Q। अब बताओ बीच वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। प्लस Q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस Q इसको क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स पिछले केस में लेफ्ट में लग रहा था वो राइट में आ गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ऐसे दो फोर्सेस हैं जो कि राइट में लग रहे हैं, तो इसको डबल कर दो, तो नेट फोर्स अब जो है बीच वाले चार्ज पर नेट फोर्स ये लगेगा, ठीक है, ओके। अगला एग्जांपल देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड लेंथ है a। एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस Q और एक चार्ज यहाँ पर रखा है प्लस Q, ठीक है। 3 point charges same, they are placed on the vertices of an equilateral triangle, so you have to find what is the net force acting on any one charge। इस चार्ज पर आपको बताना है नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो ये चार्ज, इसके आसपास कितने चार्जेस हैं, ये दो हैं, तो ये दोनों अपने अपने फोर्सेस लगाएंगे, इस चार्ज पर दो फोर्सेस लगेंगे, वो फोर्स हम फाइंड करके ऐड करेंगे। ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इनको मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग इधर लगाएगा। अच्छा कितना लगाएगा, डिस्टेंस कितनी है a, चार्जेस हमें पता हैं, तो k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, इतना लगेगा। और देखो प्लस Q डिस्टेंसेस है, तो ये प्लस Q इस प्लस Q को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये भी वही केस है, Q और डिस्टेंस वही है a, तो अगर ये F है तो ये भी F होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है ना, उतना ही रहेगा।
अब देखो ये जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए इनको ऐड करने के लिए, और एंगल इनके बीच का 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, आई मीन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। इस नेट फोर्स को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा पे पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर एडिशन का। तो ये हो गया √3 टाइम्स एफ। सो दिस इज द फोर्स, ये एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स है। और ये देख लो डायरेक्शन देख लो आप, ट्राइंगल का जो सेंटर है, सेंट्रॉइड कह लीजिए, उससे अवे फ्रॉम दैट सेंट्रॉइड। इसी तरीके से अगर आप इस चार्ज पर फोर्स फाइंड करेंगे तो वो आपको इतना ही मिलेगा टोटल फोर्स। इसी तरीके से इस पर अगर आप फाइंड करेंगे तो वो फोर्स आपको टोटल इतना ही मिलेगा इस डायरेक्शन में। अब इन तीनों फोर्सेस की, तीनों चार्जेस पे जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं इनकी डायरेक्शन देख लो। अब ये बताओ, अगर इनके मास सेम हो, फोर्स सेम है, अगर इनके मास भी सेम हो और इनको हम रिलीज कर दें, चलने के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो जाएंगे। ये इधर एक्सेलरेट होगा, ये इधर एक्सेलरेट होगा, ये इधर एक्सेलरेट होगा, ये चलना चालू कर देंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो ऑब्वियसली सेम टाइम में ये सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब आगे चल करके किसी भी मोमेंट पर देखते हैं अगर आप, तो ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल था ना, ये इक्विलैटरल ही बना रहेगा, उसकी साइड लेन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके। अब ज़रा एक एग्जाम्पल और देखो। देखो एक लाइन पर हमने ये दो चार्जेस रख दिए, प्लस क्यू और एक ये रहा प्लस क्यू। ये है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस है 2d, मतलब ये डिस्टेंस कितना है d और ये डिस्टेंस कितना है d। अब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने एक चार्ज रखा, ये चार्ज है प्लस कैपिटल Q, राइट। सो यू हैव टू फाइंड, अच्छा ये डिस्टेंस बता देते हैं आपको इस चार्ज का, इस मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है x। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लस Q। इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको फाइंड करना है। वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई कर लो पहले, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। तो देखो सोल्यूशन ये है, देखो ये जो पॉइंट चार्ज है इसके पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। तो इस चार्ज पर ये चार्ज अपना फोर्स लगाएगा इनको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब रिपल्शन। इसी तरीके से ये चार्ज इस चार्ज पर अपना फोर्स लगाएगा लाइन के अलॉन्ग, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब रिपल्शन। जैसा ये चार्ज वैसा ये चार्ज, जो ये डिस्टेंस वही ये डिस्टेंस, तो फिर जितना ये फोर्स उतना ये फोर्स। अच्छा, इस फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो देखो ये x है और ये d है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस फोर्स F। तो ये F हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक फोर्स लिख दिया, दूसरा फोर्स भी इतना ही है, मैग्नीट्यूड उसका भी इतना ही है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब ये टोटल कितना हो गया 2 थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा। तो थीटा तो हम फाइंड करेंगे, x और d के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। पहले आप ये देखो, आपको इसका दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, तब जाकर के आपको नेट फोर्स मिलेगा। अब वो वेक्टर एडिशन आप ऐसे कर सकते हो, या तो फार्मूला लगा दो इसका, वो पैरेललोग्राम वाला फार्मूला, स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f f cos 2 थीटा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या एक काम ये कर सकते हो, देखो ये जो f है ना, इस f का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना f cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इस लाइन के पैरेलल, इधर आएगा कितना f sin थीटा। इसी तरीके से ये जो फोर्स F है इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा f cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा f sin थीटा। f sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, f cos थीटा और f cos थीटा
2F cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों मिल करके बनाएंगे टोटल फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सीधा ऊपर जा रहा है। सीधा ऊपर का मतलब जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग जा रहा है ऊपर की ओर। तो ये नेट फोर्स बताओ कितना बनेगा, इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स ये बनेगा 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स हो गया 2F इंटू cos थीटा। एंड व्हाट इज cos थीटा? सी द फिगर, व्हाट इज cos थीटा? फिगर देखो, ये थीटा है, ये देखो ये x है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट, तो ये हो गया cos थीटा, राइट। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ, चलो हम इसको मिला के लिख देते हैं। ये देखो, ये हम मिला करके लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने मिला दिया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज कैपिटल, इतना नेट फोर्स लगेगा। अब ये जो नेट फोर्स है देख लो आप, ये x पर डिपेंड कर रहा है, x, ठीक है, ओके फाइन। अगर हम x को 0 कर दें, इस x को 0 कर दें, इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर होगा, कैपिटल Q यहाँ पर होगा, तो फिर x को 0 कर दो आप, ये 0 कर दो, ये 0 कर दो, 0 कर दोगे तो फोर्स 0 हो गया। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि वो चार्ज जब यहाँ पर आएगा ना तो इसका रिपल्सिव फोर्स राइट में और उसका रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट में बराबर मैग्नीट्यूड का कैंसिलेशन, नेट फोर्स 0 बन जाना चाहिए और 0 बन गया, इट्स ओके फाइन। अच्छा, इसी x को अगर आप इनफाइनाइट कर दें, x को आप इनफाइनाइट कर दो, इस x को, मतलब चार्ज इन्फिनिटी पर चला गया, तो इसका फोर्स उस चार्ज पर कितना लगेगा? 0, और इसका फोर्स कितना लगेगा? वो भी 0 लगेगा, तो दोनों मिलकर के टोटल 0 बन जाएंगे। ये फार्मूला भी आपको वही बता रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है तो ये 0 बनेगा, नीचे में x की हायर पावर है। अच्छा खैर, तो देखो यहाँ पर जब हमने इस कैपिटल Q को रखा तब फोर्स 0 है, और इन्फिनिटी पर जाते जाते वहाँ पर जा करके भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर 0, वहाँ पर 0, बीच में नॉन 0। इसका मतलब जब हम इस चार्ज को यहाँ से लेकर के चलेंगे और इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो 0 से पहले नॉन 0 बनेगा, फिर नॉन 0 से फिर से 0 बन जाएगा। इसका मतलब वो पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा, और जो चीज़ बढ़ती है और कम होती है उसमें एक मैक्सिमा भी आता है। इसका मतलब इस चार्ज की कहीं पर कोई ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पर रखने पर इस चार्ज पर ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। ये चार्ज पर फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सुनो। सेकंड पार्ट ये है कि आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे, SHM भी आने वाली है, इसी में SHM आ जाएगी, तो बहुत कुछ अभी आ रहा है इसमें। हाँ, तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या हो, इस चार्ज को कैपिटल Q को हम बाइसेक्टर पे कहाँ पर रखें ताकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स मैक्सिमम हो जाए। और क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, व्हाट इज दैट मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना। तो देखो, अगर हमें पता करना है लोकेशन जहां पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा, इसको मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम जहां पर ये होगा, मैक्सिमा की लोकेशन पर डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो इस फोर्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करो x के रेस्पेक्ट में, उसको इक्वल टू 0 कर दो, उसको सॉल्व कर लो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं 2kq, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको हम यहां लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दिस इज 3/2 इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x, ठीक है। बाकी नीचे में जो कुछ भी है ये हो गया 0, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, ये 0 में मिला दो,
ये भी 0 में ले जाके मिला दो पूरा, इसमें से रूट वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, ये रूट वाला टर्म, ये रूट वाला टर्म कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3x²। नाउ पुट इट इक्वल टू 0, तो क्या बना डी स्क्वायर माइनस 2x², दिस इज 0, x² आ गया डी स्क्वायर बाई 2, तो x आ गया प्लस माइनस डी बाई रूट 2, x आ गया प्लस माइनस डी बाई रूट 2। तो ये प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि जैसा x ऊपर है वैसे ही x नीचे होगा। अगर हमें मिड पॉइंट के ऊपर की एक लोकेशन मिल रही है तो नीचे की भी एक वैसी लोकेशन होगी। अब आपको करना ये है कि x की वैल्यू डी बाई रूट 2 फोर्स के इस एक्सप्रेशन में रख दो, तो आपको फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। देखो अभी जो हम आपको क्वेश्चन करवाए उसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर थी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये प्लस क्यू है, फोर्स एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ पर रिलीज़ कर दें तो ये क्या होगा, ऊपर चलता चला जाएगा, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पर, ऊपर चलता चला जाएगा। ओके, अच्छा अगर यही चार्ज प्लस होने के बजाय माइनस होता, माइनस चार्ज, तो ये फोर्स इधर लगने के बजाय इधर लगता और ये इधर लगने के बजाय इधर लगता। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर जाता, इधर जाता। अब आप सोचो कि अगर इस चार्ज को यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा तो क्या होगा, इधर आएगा, एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर आ जाएगा, फोर्सेस ऐसे लगेंगे, रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका मतलब अभी और एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो ये चार्जेस जब इसको ऐसे खींचेंगे तो रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो एक्सेलरेट होते हुए नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर जब ये इस पॉइंट को पार करके इधर निकल जाएगा, अब ये चार्जेस इसको ऐसे खींचने लगेंगे, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अब ऊपर आने लगेगा, और वो फोर्स इस जो इधर जा रहा ना, वेलोसिटी इधर है, जा तो इधर रहा है लेकिन नेट फोर्स इधर लग रहा है, अब ये रिटार्ड होने लगेगा, वेलोसिटी मतलब इसकी कम होने लगेगी, तो इधर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी, तो जितना डिस्टेंस इधर से आप छोड़ेंगे उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के इधर साइड में ये जाएगा, और तब जाकर के वहाँ तक रुकेगा। अगर 5 सेंटीमीटर इधर छोड़ा है तो 5 सेंटीमीटर इधर जाकर के रुकेगा फॉर एन इंस्टेंट, केवल एक मोमेंट के लिए 5 सेंटीमीटर, और फिर ये यहाँ से वापस चलेगा क्योंकि ये चार्जेस खींच रहे हैं ना, तो ये वापस आएगा, फिर से इसकी इस तरफ आते आते वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर ऊपर जाते जाते कम होगी, फिर ये रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा, और इस ऑसिलेशन में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होगी, जब ये इस मिड पॉइंट से पार होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ये समझो, जैसे ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, यहाँ पर एक माइनस क्यू बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, माइनस क्यू बिल्कुल बीच में रखा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस माइनस क्यू का इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम पार्टिकल को किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। अगर हमने इस चार्ज को इस तरफ शिफ्ट किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, यहाँ पर शिफ्ट करके ले आए और रिलीज़ कर दिया, तो ये चार्जेस ऐसे खींचेंगे तो ये वापस आएगा, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता और आप यहाँ पर रख करके छोड़ देते तो ये कहीं नहीं जाता, इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट फोर्स 0 होता, इक्विलिब्रियम होता। फिर जब आप इसको डिस्प्लेस कर देते, ऊपर ले आते, तो फिर अगर प्लस होने के केस में प्लस होगा तो ऐसे फोर्सेस लगेंगे, आपने डिस्प्लेस किया, ये नेट फोर्स ऊपर लगा, अब ये और डिस्प्लेस होता चला जाएगा। इसका मतलब इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा इसी में क्या है, एक्चुअली स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है और हमने उसको किस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया है। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये चार्ज अगर प्लस क्यू है बिल्कुल बीच में रखा है तो ये अभी रुका रहेगा, नेट फोर्स इस पर 0 इसलिए ये चलेगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम में तो है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरफ हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस कर दें तो देखो इसके पास आ गया, पास आने की वजह से जो इसका फोर्स है वो बड़ा बन जाएगा, और ये इससे दूर चला गया
तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा। तो फिर अब नेट फोर्स लेफ्ट में लगेगा, वो नेट फोर्स इसको वापस इधर ही लाएगा या जिधर आपने डिस्प्लेस किया है उसी तरफ ले जाएगा और ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, या वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की स्टेट की तरफ आएगा। तो ऑब्वियसली वापस आएगा। इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम कैसा बना? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, माइनस क्यू बिल्कुल बीच में रखा है, तो राइट वाला चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट वाला चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों बराबर के फोर्स, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस चार्ज को अगर हम डिस्प्लेस कराएं इस लाइन के अलॉन्ग, यहाँ पर डिस्प्लेस करके ले आए तो इसके पास आ गया, तो इसका फोर्स बड़ा लगेगा और वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। और इसका जो फोर्स इस पर अट्रैक्टिव लग रहा है, नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स छोटा होगा जो इसकी वजह से लगेगा। तो फिर अब नेट फोर्स इस चार्ज पर राइट में आएगा और वो नेट फोर्स इसको फर्दर और आगे ले जाएगा और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, या वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। इसका मतलब अब इसका इस लाइन के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। समझ गए? तो बीच में जब आप चार्ज रखोगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन चार्ज कैसा है, प्लस है या माइनस है और उसको किस लाइन के अलॉन्ग हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं वो किस लाइन के अलॉन्ग हमको देखना है। आगे चल करके आप क्वेश्चंस देखोगे कि जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ना तो SHM होगी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, आइदर अलोंग दिस लाइन और अलोंग द बाइसेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन ये चार्ज प्लस है या माइनस है। फिर उस SHM के लिए आपको टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। फिलहाल आप ये देखो, एक क्वेश्चन देखो देखो, एक स्क्वायर है, ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसके चारों वर्टिसेस पर 4 चार्जेस रखे हैं, प्लस क्यू, सब प्लस क्यू हैं। इस स्क्वायर की साइड लेंथ है a, इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पार होने वाली लाइन पर यहाँ पर एक चार्ज रख दिया हमने प्लस क्यू, और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस है x। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग on this charge because of all the other 4 charges। तो एक बात तो आप ये समझ रहे होंगे कि इस चार्ज का डिस्टेंस इस चार्ज से जितना भी है वही डिस्टेंस बाकी सबसे भी है ना? ओके। इस स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है? a, तो डायगोनल कितना हुआ? √2a। उस √2a का आधा सेंटर का डिस्टेंस स्क्वायर के किसी एक वर्टेक्स से, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? बोलो, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? डायगोनल का आधा, √2a का आधा, दिस इज a/√2, ये है a/√2, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये एंगल है 90 डिग्री। नाउ दिस इज a/√2 एंड दिस इज x, तो आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? √x² प्लस दिस स्क्वायर, राइट? ये डिस्टेंस हमको मिल गई। मे बी सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज r। अब देखो, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस तरफ रिपेल करेगा? इनको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ये इस तरफ रिपेल कर रहा है। चार्ज पता है हमको, डिस्टेंस पता है, तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस है r, वो r हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे आगे चल करके, है ना? ओके। ये जो एक फोर्स लगा, बिल्कुल यही फोर्स बाकी जो 3 चार्जेस हैं वो भी इतने ही लगाएंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब ज़रा आप ध्यान से समझो, एक्चुअली हमें क्या है ना, ये एक एंगल है ना, एंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, तो ये तो हो गया स्क्वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है स्क्वायर का डायगोनल √2a, और सेंटर से इस चार्ज का ये डिस्टेंस है a/√2, और ये चार्ज यहाँ पर है इस एक्सिस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर प्लस q। तो इस प्लस q पर ये जो स्मॉल q है, ये इस तरफ एक फोर्स लगा रहा है F। तो
तो ये जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है ना, वो वर्टिकल से जो एंगल बना रही है वो है थीटा। यानी कि ये जो F जा रहा है, फोर्स F, वो वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पर झुका हुआ है? ये एंगल भी थीटा है। तो ये जो F आया, इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक F cos थीटा ऊपर की ओर एक्सिस के अलॉन्ग, और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में F sin थीटा। जिस तरीके से इसने एक फोर्स लगाया वैसे ये लगाएगा, वैसे ये लगाएगा, वैसे ये लगाएगा। इस चार्ज का फोर्स इधर जाएगा, इस चार्ज का फोर्स इधर जाएगा, और इस चार्ज का फोर्स इधर जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो ऊपर वाला ये चार्ज है ना, इस चार्ज पर 4 फोर्सेस लगेंगे लाइक दिस। ये F लगेगा, और वैसा ही एक F इधर लग रहा होगा, और वैसा ही एक F इधर लग रहा होगा, और वैसा ही एक F इधर भी लग रहा होगा। ये जो चारों F होंगे, ये चारों F इस वर्टिकल लाइन से सेम एंगल थीटा बनाएंगे, सेम एंगल थीटा बनाएंगे। तो सबके कंपोनेंट ऊपर आएंगे F cos थीटा, 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 F cos थीटा। तो ये 4 F cos थीटा हैं जो ऊपर आएंगे। बाकी F sin थीटा के अपोजिट पड़ेगा F sin थीटा। एक F इधर है तो एक F इधर है, तो इस F का F sin थीटा इधर जाएगा, तो इस F का F sin थीटा इधर जाएगा। F sin थीटा, F sin थीटा कैंसिल, F sin थीटा, F sin थीटा कैंसिल। वो जो 4 F sin थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्क्वायर के प्लेन के पैरेलल, F sin थीटा, F sin थीटा, F sin थीटा, F sin थीटा, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हॉरिजॉन्टली इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, तो जो भी फोर्स है वो ऊपर की ओर है, एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की ओर। और वो नेट फोर्स क्या बनेगा? वो नेट फोर्स बन जाएगा 4F cos थीटा। 4F क्या है ये आपके सामने लिखा है, डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो इसको लिख देते हैं, ये रहा, इनटू cos थीटा। नाउ व्हाट इज दिस cos थीटा? बताओ cos थीटा क्या है? देखो फिगर, cos थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। सो व्हाट इज cos थीटा? दिस इज x अपॉन, ये बन जाएगा cos थीटा। सो उस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। ये F जो है टोटल फोर्स, ये x के साथ चेंज हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस x पर कितना दूरी रखने पर इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, x के रेस्पेक्ट में उसको इक्वल टू 0 कर देना, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, उसी x की वैल्यू को इसमें रख देना, वैल्यू कैलकुलेट करना, आपको नेट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ है इसकी a, इसके 4 वर्टिसेस पर हमने 4 चार्जेस रख दिए, सारे चार्जेस हैं प्लस q। तो आपको बताना है इस एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। देखो इसको हम कैसे करेंगे, वीडियो को रोककर ज़रा अपने आप ट्राई करना पहले। देखो ये जो चार्ज है ये अपना फोर्स इस पर इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये चार्ज इस पर अपना फोर्स इधर लगाएगा, रिपेल करेगा, और ये डिस्टेंस भी a है, तो अगर ये f है तो ये भी f होगा। बाकी जो तीसरा चार्ज है इसका यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा √2a, तो ये प्लस q इसको इधर रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगाएगा? q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि 2a स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा फोर्स हो गया। तो इस चार्ज पर ये 3 फोर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 चार्जेस। अब हमें करना क्या, ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल 20 से जा रहा है। F और F का रिजल्टेंट क्या बनेगा? F√2, और ये जो F√2 होगा ये इस F' की डायरेक्शन में है, तो फिर वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स इस चार्ज पर बन जाएगा F√2 प्लस F'। ठीक है, ये F आपको पता है, तो ये हो जाएगा F√2 प्लस F'। तो ये हो गया नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। इसी तरीके से अगर हम इस चार्ज पर फोर्स फाइंड करते तो ये नेट इतना ही आता, इस तरफ आता, इस चार्ज पर नेट फोर्स उतना ही आएगा लेकिन वो इस तरफ आएगा, और इस पर नेट फोर्स सेम आएगा और वो इस तरफ आएगा। तो इन चारों चार्जेस पर हर एक चार्ज पर बराबर का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन आपके सामने है डायगोनल्स के अलॉन्ग। अब अगर हम इन 4 पार्टिकल्स को रिलीज़ करें, सेम फोर्स है,
तो एक्सेलरेशन का सेम होना ज़रूरी नहीं है जब तक कि इनका मास सेम ना हो। मास जब सेम होगा ना तो सेम फोर्स एंड सेम मास, फोर्स अपॉन मास, तब इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चारों पार्टिकल्स के अगर मास बराबर हों और इन चारों को हम एक साथ रिलीज़ कर दें तो क्या होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। सेम एक्सेलरेशन है तो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे इन एनी गिवन टाइम इंटरवल। तो सेम डिस्प्लेसमेंट जब इनका होगा तो ये स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर ही बना रहेगा। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली अगर मासेस डिफरेंट है तो फिर ये स्क्वायर डिफॉर्म हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ऑल 6 साइड्स दे आर ऑल इक्वल। अब इस पर हमने क्या करा, एक चार्ज यहाँ रख दिया, दूसरा चार्ज यहाँ रख दिया, तीसरा चार्ज यहाँ रख दिया, चौथा चार्ज यहाँ रख दिया, फिफ्थ चार्ज यहाँ पर है और सिक्स्थ चार्ज यहाँ पर है। नाउ ऑल दीज 6 चार्जेस दे आर सेम। अब इसकी साइड लेंथ है a, तो एक चार्ज हमने सेंटर पे रख दिया, 7th चार्ज हमने रख दिया सेंटर पे। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एट द सेंटर। तो इट्स वेरी सिंपल, वीडियो को रोककर अपने आप ट्राई कर लेना, वैसे आंसर शायद आपके दिमाग में आ रहा हो। तो देखो ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इधर, सेम फोर्स से ये इधर रिपेल करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, उतने ही फोर्स से ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये कैंसिल। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये फोर्स लगाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल, इसका मतलब नेट फोर्स कितना बन गया, 0। वेरी सिंपल। अच्छा, अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखना चाहें तो देखो क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल हो जाएगा 60 60 60 60 60 60, ये भी 60 ये भी 60, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल 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 इक्विलैटरल, ये सब। तो ऑब्वियसली अगर ये साइड लेंथ a है तो ये डिस्टेंस a बनेगी, ये डिस्टेंस a है। अब देखो इसके साथ डिस्टेंस कितनी है a, तो फिर इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, KQQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। तो ये सारे के सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और वो सारे मैग्नीट्यूड इतने हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा करें कि इसको हम कर दें -q, अब आप बताओ सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो उसको -q कर देने से क्या होगा, पहले जो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, लेफ्ट में फोर्स लगा रहा था, अब वो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बराबर फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। अब क्या होगा, ये F इसका अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस F इसका रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ जाएंगे, तो ये तो ऐड हो जाएंगे और बाकी जो पहले कैंसिल हो रहे थे वो अभी भी वैसे ही कैंसिल होते रहेंगे। तो F एंड F दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स इस तरफ लगेगा और वो कितना हो जाएगा, 2F। F का मतलब ये फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक काम ये करें कि ये -q है और साथ साथ हमने इसको भी -q कर दिया, बाकी 4 अभी भी +q हैं। अब आप बताओ कि इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो इसको -q कर दोगे तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स पहले इधर जा रहा था, अब वो क्या होगा, अब वो इधर जाने लगेगा। तो इसका रिपल्सिव F और इसका अट्रैक्टिव फोर्स F इधर, तो F और F मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2F। तो 2F इधर लगेगा और ये 2F इधर लगेगा जो अभी बताए। बाकी इसका रिपल्सिव फोर्स और इसका रिपल्सिव फोर्स ये अभी भी कैंसिल होंगे। वेरी सिंपल। तो इस चार्ज पर 2F और 2F लग रहा है और ये एंगल कितना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2F√3, 2F टाइम्स √3, ये आंसर हो जाएगा। F की ये वैल्यू वहाँ लिख दो, समझ रहे ना। अभी 2F√3 हमने कैसे लिख दिया, वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए, पैरेललोग्राम मेथड, √2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 × 2F × 2F × cos 60, वो इतना आएगा। अब चलो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपको अपने आप अटेम्प्ट करना है, इसका सोल्यूशन हम नहीं बताएंगे, अपने से ट्राई कर लेना,
ये देखो एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड लेंथ है a और इसके सारे की सारे वर्टिसेस पर 6 की 6 वर्टिसेस पर हमने 6 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस रखे हैं। ईच ऑफ दिस चार्जेस इज प्लस q, द साइड लेंथ इज a। तो आपको बताना है किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। इसको करना अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने से कर लेना, ठीक है। ओके, अब चलो अगला एक क्वेश्चन और देते हैं आपको हम। अगर आपने SHM पढ़ रखी है तब इसको ट्राई करना। ये एक फिक्स चार्ज है, एक ये फिक्स चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। इसके बिल्कुल बीच में हमने एक पार्टिकल रखा, मास उसका m है, चार्ज उस पर -q है। अब इस पार्टिकल को बाइसेक्टर के अलॉन्ग हमने बस थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, x बहुत कम है, r से बहुत कम है। इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए, छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा एंड दैट ऑसिलेशन विल बी SHM। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये ऑसिलेशन SHM है और फिर आपको फाइंड करना है इसकी SHM का टाइम पीरियड कितना होगा, राइट। फिक्स चार्ज -q एंड द मास इज m। सो you have to find the time period of this particle if we are releasing this particle along the bisector, and then we are releasing it by a very small displacement, and that is x, and that x is very small, much smaller than this small r, right। इसको अपने आप ट्राई कर लेना।